गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मंजू शर्मा। आज हम कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हैं संज्ञा अंग्रेजी में नाउन होता है और बिना संज्ञा के वाक्य निर्माण नहीं होता। संज्ञा होना जरूरी है। आइए अब हम संज्ञा को समझते हैं। संज्ञा संज्ञा एक शब्द में अर्थ कहें तो संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान है। बच्चों, अगर हम संज्ञा को साधारण रूप से समझने की कोशिश करें तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि संज्ञा किसी की नाम या पहचान होता है। कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम संज्ञा की परिभाषा समझेंगे। आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है, संयम और तनु क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी पापा ने आकर कहा, बच्चों तैयार हो जाओ, आज हम क्रिस्टल पार्क घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। देखिए बच्चों, इन सभी वाक्यों में मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। रविवार, विद्यालय, संयम, तनु, क्रिकेट, पापा, बच्चों, क्रिस्टल पार्क, खुशी। अब रविवार दिन है, दिन का नाम है। विद्यालय एक ऐसे स्थान का नाम है जहां पर विद्या ग्रहण की जाती है। संयम, तनु दो बच्चों के नाम हैं। क्रिकेट खेल का नाम है। पापा जातिवाचक संज्ञा में है, पिताजी के लिए कहा जाता है। बच्चों जातिवाचक संज्ञा में आता है। क्रिस्टल पार्क एक ऐसा स्थान जहां घूमने के लिए जाते हैं। खुशी भाववाचक संज्ञा में आती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हमने समझा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर स्थान का नाम भी है, व्यक्ति का नाम भी है और भाव का नाम भी है। अर्थात अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के प्रकारों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसके नाम से ही आपको जानकारी हो रही है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, किसी स्थान का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ये गुजरात के रहने वाले हैं। अब देखिए, इसमें भारत हमारे देश का नाम, श्री नरेंद्र मोदी जी ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये इनका नाम है। ये गुजरात के रहने वाले हैं। इसमें गुजरात एक स्टेट का नाम है, एक राज्य का नाम है। आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा में देश का नाम आया, व्यक्ति का नाम आया, राज्य का नाम आया। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष या स्थान या वस्तु आदि का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बच्चों, सेकंड नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही आपको जानकारी हो रही है कि किसी जाति का परिचय होना। इसकी परिभाषा देखेंगे।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, किसी संपूर्ण जाति का या किसी ग्रुप का, किसी वर्ग का जहाँ पर बोध होता है, जानकारी मिलती है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आती है। इसे उदाहरण द्वारा समझेंगे। बच्चे गमले में पौधा लगा रहे हैं और माता पिता उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बच्चों देखिए, बच्चे, ये सभी बच्चे ग्रुप में आए हैं। इसमें लड़की भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। बच्चों में सभी प्रकार के बच्चे आ गए। इसके बाद पौधा, इसमें सभी प्रकार के पौधे आ गए। उसके बाद माता पिता, ये सभी के माता पिता के लिए बात है। सभी बच्चों के पेरेंट्स के लिए माता पिता ही संबोधन होता है। इस प्रकार बच्चे, पौधा, माता पिता जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए, है ना, क्योंकि ये सभी ग्रुप को दर्शा रहे हैं, एक वर्ग को दर्शा रहे हैं। बच्चे में सभी वर्ग के बच्चे आ गए, पौधे में सभी प्रकार के पौधे, माता पिता में सभी के माता पिता का वर्णन होता है। इस प्रकार ये सभी के ग्रुप में आ गए हैं, सभी वर्ग में आ गए, जिससे कि इसकी ये परिभाषा इस पे सार्थक होती है। अब बच्चों, तीसरा भेद पढ़ेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप नाम से ही जान रहे हैं, फीलिंग्स, मन के जो भाव हैं उसे व्यक्त करना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दशा और अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के गुण, दशा और अवस्था, इन तीन शब्दों को बच्चों ध्यान में रखिए। गुण का अर्थ है किसी के अंदर क्या गुण है, उसकी दशा क्या है, कैसी स्थिति है, अवस्था, वह किस अवस्था में है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हम इसके उदाहरण द्वारा इसे अच्छे से समझेंगे। बच्चों, स्नेहा इंद्रधनुष की सुंदरता देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी। अब इसमें स्नेहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। सुंदरता इसे फील किया जा सकता है बच्चों, इसे महसूस किया जा सकता है। इंद्रधनुष की सुंदरता देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी, प्रसन्नता इसे भी महसूस किया जा सकता है। तो प्रसन्नता और सुंदरता शब्द दोनों किस में आए, भाववाचक संज्ञा में आए। ये उसकी दशा है, स्नेहा की दशा है कि इंद्रधनुष का गुण क्या है कि वह सुंदर होता है ना। और यहाँ पर स्नेहा की दशा क्या है, उसकी अवस्था क्या है कि वह प्रसन्न है। और प्रसन्नता को केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार बच्चों, हमने संज्ञा के तीनों भेदों को पढ़ा और अच्छे से समझा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, जानने योग्य बिंदु। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः महसूस की जाती है। बच्चों, ये तो हमने पढ़ा और मैंने आपको समझाया भी कि भाववाचक संज्ञा जो महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, वह होती है और अगणनीय होती है। इसकी गिनती नहीं होती बच्चों, अगणनीय होती है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा प्रसन्नता, सुंदरता, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं, अगणनीय होती है। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण से बनाए जा सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से
बनाए जा सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के दो भेद और होते हैं। जो आपका अंग्रेजी व्याकरण है उसमें जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि संज्ञा के दो भेद और हो सकते हैं। इन्हें देखते हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। सबसे पहले हम समुदायवाचक संज्ञा को समझेंगे। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है वहाँ समुदायवाचक संज्ञा होती है। देखिए बच्चों, इसमें उदाहरण है सेना, झुंड, कक्षा, प्रतियोगिता आदि। सेना, सेना से हम क्या समझते हैं? एक ऐसी सेना जो कहीं भी युद्ध करने के लिए तैयार है या युद्ध के लिए जाती है। अब सेना में हमारी वायु सेना, जल सेना, थल सेना, तीनों प्रकार की सेना आ गई। झुंड, झुंड के नाम से ही पता लगता है कि ग्रुप, एक ग्रुप, समुदाय। झुंड पक्षियों का झुंड भी हो सकता है, जानवरों का झुंड भी हो सकता है, पशुओं का झुंड भी हो सकता है। कक्षा, कक्षा, कक्षा का अर्थ है कि क्लास, क्लास में स्टूडेंट होते हैं और सभी ग्रुप में होते हैं। इसी प्रकार प्रतियोगिता आदि से हम समुदायवाचक संज्ञा को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। और सेना, झुंड, कक्षा, प्रतियोगिता ये सब समूह को ही दर्शा रहे हैं। बच्चों, अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों समझिए, कोई भी पदार्थ या द्रव्य, इनका बोध कराने वाले शब्द संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, स्टील, लोहा, कोयला, चीनी आदि ये सब पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। सबसे पहला जातिवाचक शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा क्रिया से, चौथा विशेषण से और पांचवा अव्यय से। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जातिवाचक संज्ञा लिखी हुई है और उसके बाद इससे जो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जातिवाचक संज्ञा बच्चा, बच्चा में संपूर्ण बच्चों की जाति आ गई। अब इससे भाववाचक संज्ञा बच्चों में क्या होता है? बचपन, है ना। तो देखो, बच्चा शब्द से बचपन बन गया। लड़का, लड़का में संपूर्ण जाति आ गई लड़कों की, उससे हमारी भाववाचक संज्ञा बनी लड़कपन। युवा, युवा से यौवन। बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा। ये देखिए बच्चों, ये दशा अवस्था को दर्शा रहा है जो कि हमने परिभाषा में पढ़ा था। बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति है, इसमें सभी बूढ़े व्यक्ति आ गए, लेकिन उनकी दशा, उनकी अवस्था क्या है? बुढ़ापा कहलाता है। सेवक, सेवक का कार्य क्या है? सेवा करना, तो सेवक का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन सेवा हुआ। पशु, पशु यानी जानवर, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हम कहते हैं तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं पशुता, कि इसके अंदर पशुता है, तो पशु से भाववाचक संज्ञा पशुता बनी। बच्चों, अब हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। सर्वनाम शब्द, आप समझते हैं सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
जहाँ पर किसी व्यक्ति का बार बार नाम ना प्रयोग हो वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अपना, अपना से अपनापन। पराया, पराया से भाववाचक संज्ञा परायापन। अहम यानी घमंड, अहम से बना अहंकार। अगर हम घमंड लेते हैं तो उससे हम घमंडी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्व, सर्व का हुआ सर्वस्व। निज, निज का निजत्व। बच्चों, अब हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम क्रिया समझते हैं। क्रिया शब्द से अर्थ क्या है? क्रिया यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्रिया कहलाता है। उठना, बैठना, लिखना, खाना, पीना, ये सब क्रिया शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। सरल शब्दों में कार्य करने को ही क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया शब्दों को। खेलना, खेलना क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा बनी खेल। पूजना, पूजा। हंसना, हंसी। सुनना, सुनाई। पीसना, पिसाई। सिलना, सिलाई। देखिए बच्चों, किस प्रकार हमने क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। बच्चों, अब हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम विशेषण का अर्थ जानेंगे। किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखिए, सुंदर, सुंदर विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बन गई सुंदरता। मैं यहाँ पर आपको कुछ वाक्यों द्वारा विशेषण और भाववाचक संज्ञा को स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे कि वह लड़की बहुत सुंदर है। यहाँ पर उस लड़की के लिए विशेषण शब्द प्रयोग किया गया सुंदर। अब हम देखते हैं कि भाववाचक में हम किस प्रकार वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, उस बाग की सुंदरता देखते ही बनती है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसका वाक्य परिवर्तन हो गया। सफल, सफलता, इसका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हुआ। निर्बल, निर्बल से निर्बलता। मधुर, मधुरता। गरम, गर्माहट। इस प्रकार बच्चों, हमने विशेषण शब्दों से ये भाववाचक संज्ञा बनाई। बच्चों, अब हम अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अव्यय शब्द जानते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। लिंग, वचन, कारक कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अविकारी शब्द भी कहलाते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। देखिए, निकट, निकट अविकारी शब्द है, भाववाचक संज्ञा निकटता बनी। मना, मनाही। दूर, दूरी। तीव्र, तीव्रता। समीप, समीपता। इस प्रकार हमने इन अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया, भाववाचक संज्ञा बनाई। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम एक बार दोहराएंगे। आओ पाठ दोहराएं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा का अर्थ। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम या पहचान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का बोध कराते हैं।
किसी देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जो विशेष नाम को बताते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा भाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार हमने इतना आपको दोहराया। बच्चों, अब हमने जितना पढ़ा है उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। आओ अभ्यास करें। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके हम आंसर सहित पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्दों के उचित भेद बताओ। यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं, हमें उनका भेद बताना है कि वो किस प्रकार की संज्ञा में आ रहे हैं। सबसे पहला शब्द है जयपुर। जयपुर एक शहर का नाम है, पर्टिकुलर एक शहर है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बचपन हमने पढ़ा था, बच्चे का क्या होता है? बचपन, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूध किसी भी द्रव्य पदार्थ या जो पदार्थों का आता है वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। प्रसन्नता, प्रसन्नता किसमें आई? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आई। अध्यापिका, अध्यापिका में सभी अध्यापिकाएं आ गईं, चाहे वो हिंदी विषय की हो, अंग्रेजी विषय की हो, तो ये पूरी एक जाति को दर्शा रहा है, तो अध्यापिका शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। ताजमहल, ताजमहल अपने आप में एक विशेष बिल्डिंग है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको दर्शाता है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। नदी, नदी संपूर्ण नदियों को दर्शाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। बच्चों, दूसरा प्रश्न मैंने रिक्त स्थान के रूप में बनाए हैं। शब्दों के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखे हुए हैं, इससे हम इसकी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्यों को पूरा करेंगे। डैश में खूब पढ़ो। बच्चा, बच्चा से हमें इसका वाक्य पूरा करने के लिए शब्द बनाना है, तो बच्चा से बना बचपन, बचपन में खूब पढ़ो। कृष्ण और सुदामा में डैश थी। मित्र, मित्र से शब्द बनता है मित्रता, कृष्ण और सुदामा में मित्रता थी। वसंत ऋतु में चारों ओर डैश होती है। हरा, हरा शब्द से बनाइए हरियाली। वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है। चौथा, मन लगाकर डैश करो। पढ़ना, पढ़ना से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे पढ़ाई। मन लगाकर पढ़ाई करो। बालिका ने चोरों का सामना डैश से किया। निडर, निडर से बनाइए निडरता। बालिका ने चोरों का सामना निडरता से किया। बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वाक्य पूरे करो। अब इसमें हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही फिल करनी है, इसमें मैंने कोई ऑप्शंस नहीं रखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझते हैं, जो पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव को दर्शाए। सबसे पहला है डैश, भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। सेकंड है डैश, आगरे में स्थित है। आगरे में मशहूर क्या है? ताजमहल। ताजमहल आगरे में स्थित है। तीसरा है गंगा, भारत की प्रसिद्ध नदी है, तो भारत की प्रसिद्ध नदी क्या है? गंगा। चौथा है महात्मा गांधी डैश के राष्ट्रपिता हैं। किसके राष्ट्रपिता हैं? भारत देश के, तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। पांचवा देखिए,
डैश ने बौद्ध धर्म चलाया। बौद्ध धर्म किसने चलाया? महात्मा बुद्ध ने। बच्चों, इस प्रकार हमने आज हिंदी व्याकरण में संज्ञा को पढ़ा। आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप इसमें दिए गई सभी परिभाषाओं को, उनके प्रकारों को और जो हमने प्रश्न उत्तर सहित हल किए हैं उन्हें आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मुझे पूरी आशा है कि आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।